दिस वॉज ऑल आई हैव स्टडीड टिल नाउ। मैंने लाइक बहुत ही ज़्यादा क्विक समरी दी है। इसके अलावा BNSS ये भी एक प्रावधान बताती है कि अगर मैजिस्ट्रेट लेवल का आपका ट्रायल है अंडर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और ट्रायल इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट विच आई हैव स्टडीड इज ऑफ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इज बेसिकली टेम्परेरी बेल विच अ पर्सन गेट। खिलाफ उसे एप्रीहेंशन है कि बैंगलोर में FIR फॉर एग्जांपल फाइल हो जाएगी। उसने अपराध किया है नहीं किया ये नहीं पता, बट ऐसे एप्रीहेंशन है कि बैंगलोर में अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने यार पराठे भी खा लिए अपनी छोटी बहन के साथ पनीर के। आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट क्योंकि अभी 2 दिन ही है जिसमें मतलब मेरे बल्किंग फेस के बस 2 दिन ही बचे हैं। उसके बाद आई विल बी बैक ऑन माई डाइट फ्रॉम 1 जुलाई। सो या मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था, मतलब मैं लेकर आई, बट मेरी बहन साथ में पराठे लेकर आई मलाई के साथ, अचार के साथ, और मैंने भी उसके साथ खा लिए। आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट क्योंकि अभी बस 2 दिन ही हैं, लाइक 28 जून एंड 29 जून एंड 30 जून। उसके बाद लाइक आई विल बी बैक ऑन माई डाइट फ्रॉम 1 जुलाई एज माई ट्रेनर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी। सो या अच्छा, तो फिर मैं अब ये भी खा रही हूँ वरना ये वेस्ट हो जाएगा। सो इसके बाद हम अपना पढ़ने बैठ रहे हैं। सो या गेट सेट गो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। Okay, so hi everyone, welcome back to my channel Kanun Sarvapari and welcome back to yet another study vlog of my life. Today is Monday and without any further ado, let's begin our studies. I have had my breakfast and my bed is all set, my table is all set and I am all set. So yeah, without any further ado, let's get started. So basically, you know what, after studying law, you basically realize some things. कि पढ़ रहे हो आप, विटनेसेस बॉक्स में देखते हो क्या क्या लोग एविडेंसेस लाते हैं, कैसे लोग अक्यूज़ करते हैं एक दूसरे को। ये सब सुनने के बाद, इतने सारे केसेस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर सीकिंग रेमेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। या एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, नो मैटर को, मैं किसी के प्रॉब्लम को बड़ा या छोटा नहीं बता रही, बट कोई भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो, है ना। यू वर्क हार्ड, यू डू समथिंग, यू पुट इन द एफर्ट्स एंड इट अल्टीमेटली यू कैन डू दैट, है ना, एक होप है। लेकिन जिनके साथ इतना बुरा हो गया, जिनके साथ कोई क्राइम हो गया, वो सिर्फ रेमेडी लेने जा सकते हैं कोर्ट में। अगर किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, वो पहले की सिचुएशन में तो वापस नहीं आ सकते ना, किसी भी सिचुएशन, चाहे वो कुछ भी कर ले। आई वॉज लाइक रिसेंटली स्टडिंग अबाउट अ केस, अ गोरखपुर केस, वेयर अ 12-year-old boy, literally 12 to 14-year-old boy, committed rape on a 9-month-old baby girl. It is just so shaking, so heartbreaking. I don't have even words. इतना घिनौना अपराध। Anyways, investigations अभी चल रही हैं. It is like a case and ऐसा है लाइक एक केस नहीं है। निर्भया रेप केस जब हुआ उस टाइम पर अमेंडमेंट्स आए थे लॉ में, और फिर ये बोला गया था कि जो 16 से 17 साल का जो इंसान होगा, जो मतलब चाइल्ड होगा, अगर उसकी इंटेंशन क्लियर पता चलती है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 18 साल से ज़्यादा का मान के अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्राइम हुआ है अभी अराउंड मे बी 1 वीक पहले ये क्राइम हुआ है, यहाँ पर
अक्यूज्ड की जो एज है वो 12 साल है, 12 से 13 या 14 साल है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इट्स 12 ईयर्स. एक ऐसा बच्चा जो शायद से 7th 8th में पढ़ता होगा. I don't have any words, man. Okay, so anyways, basically मैं BNSS पढ़ रही थी. Like I had revised certain provisions of arrest provisions and then bail के हम provisions पढ़ रहे थे. Okay, then I had told you about section number 478, 480, 482, 483. These are the sections which I have studied in bail. Bail and bail bonds under chapter 3 of under chapter 35 of BNSS. ठीक है, गलती से बोल दिया चैप्टर 3 मैंने. ओके, सो लाइक हाँ, अभी मैं फिर आगे का करती हूँ. आई हैव टू वॉच माई लेक्चर. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. उससे पहले आई कैन जस्ट डू अ क्विक रिविजन. बेसिकली बेल की अगर हम बात करें, इट इज़ अंडर चैप्टर 35 ऑफ BNSS. हमें बेल को समझने के लिए 5 वर्ड्स का मतलब समझ आना चाहिए. बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड. बेल जो है सेक्शन 21B के अंदर डिफाइंड है ऑफ द BNSS. बेल इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली अ रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी अंडर सर्टेन कंडीशंस एग्जीक्यूटेड बाय अ बेल बॉन्ड और बॉन्ड. Bailable offence and non-bailable offence section 21C के अंदर defined है as an offence that is defined as bailable or non-bailable under first schedule of 5th column of BNSS. Bail bond is an undertaking with surety for release and bond is an undertaking for release without sureties basically. इसके अलावा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देर इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस कि 21G के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है एंड 21O के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है. यू कैन लाइक बेसिकली रिमेंबर इट एज अ ट्रिक फॉर GO. तो गो बोल रहे हैं, G में कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, section number 174 clause 2 talks about a non-cognizable offence wherein police actually needs permission and it cannot investigate without prior permission of the magistrate. And under 175 BNSS, police can investigate without prior permission of magistrate for cognizable offences. इसके अलावा एक सेक्शन 47 क्लॉज 2 आता है दैट बेसिकली सेज कि पुलिस का ये एक ड्यूटी है कि उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक पर्सन को जो वो अरेस्ट कर रही है कि आपका बेल लेना अधिकार है इन अ बेलेबल ऑफेंस. इसके अलावा चैप्टर 35 बेसिकली ऑफ BNSS डील्स विद बेल एंड बेल बॉन्ड्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 476 टू 4 बेसिकली मैं भूल गई 478 टू 496 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई विल जस्ट चेक इट. आई एम राइट, 478 से 496 तक चैप्टर 35 है. 478 की बात करें तो 478 में बेलेबल ऑफेंस के अंदर अक्यूज को बेल दी जाती है. इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट. यहाँ पे पुलिस भी बेल दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं, कोर्ट भी दे सकते हैं. एंड अपॉन फर्निशिंग अ बेल बॉन्ड यहाँ पर बेल दी जा सकती है, दी ही जाती है. इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट. अगर एक इंसान इंडिजेंट है और वो 7 दिन के अंदर बॉन्ड का इंतज़ाम नहीं कर पाता तो फिर उसको बेल बॉन्ड की जगह बॉन्ड फॉर अपेयरेंस साइन करवाई जाती है एंड अल्टीमेटली उसे रिलीज़ कर दिया जाता है अंडर अ बेलेबल ऑफेंस. इसके अलावा अगर बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे दी गई कंडीशंस को एक इंसान नहीं मानता है अंडर अ बेलेबल ऑफेंस, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशंस करता है, तो वहाँ पर कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज़ कर सकता है उसकी बेल को अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है. तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि वो टाइम एंड प्लेस पर मतलब अपनी अटेंडेंस देगा, लेकिन अगर वो उन कंडीशंस को नहीं मानता है तो फिर ये मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर बन जाती है कि उसको बेल दे, उसको बेल नहीं दे, उसको इम्पोज करें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस, या फिर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन नंबर 491. सेक्शन नंबर 480 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दी जाती है. यहाँ पर बेल सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स ही दे सकते हैं. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इस सेक्शन में बेल नहीं देते हैं. अगर मैजिस्ट्रेट फॉर एग्जांपल रिफ्यूज़ कर दें बेल को 480 के अंदर तो हमें 483 में जाना पड़ेगा विच बेसिकली गिव्स स्पेशल पावर्स टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल.
480 की अगर हम डिटेल में बात करें तो 480 में वी नो कि बेल बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मिलती है. इट इज़ बेसिकली अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, ऑटोमेटिक बेल नहीं होती है. यहाँ पर बेल नहीं दी जाएगी अगर एक इंसान ने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. बेसिकली मैं 480 को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे बोला गया है कि बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में. कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई गई हैं जहाँ पर बेल नहीं दी जाएगी. नंबर 1 सिचुएशन, अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आपकी जो पनिशमेंट है वो डेथ होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, बेसिकली सब्सटैंटिव लॉ, जो भी आपने अपराध किया है. इसके अलावा अगर आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, प्रीवियसली आपने कोई अपराध किया था, उसके लिए आपका ट्रायल चला, उसके बाद प्रॉपर ट्रायल के बाद आपको सज़ा हुई, आपने सज़ा काटी और अभी करंट में कोई और अपराध किया, मतलब आपने पहले कोई कन्विक्शन आपका हो चुका है. उसमें भी 2 सिचुएशंस है. अगर किसी एक अपराध के लिए आपका कन्विक्शन हुआ है और उसकी पनिशमेंट जो आपको मिली थी, मतलब वो जो अपराध था वो पनिशेबल था डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 से ज़्यादा साल की पनिशमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट के लिए, या फिर आपने 2 से ज़्यादा ओकेजन्स करे हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस करे हैं जिसमें पनिशमेंट जो थी वो 3 से 7 साल के बीच में गिवन थी, 7 साल से ज़्यादा गिवन नहीं थी. इस सिचुएशन में भी आपको बेल नहीं मिलेगी. एक्सेप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर ऊपर वाला कोई भी सिनेरियो है लेकिन आप अगर एक वुमन हो, एक चाइल्ड हो या फिर एक सिक और इन्फर्म पर्सन हो तो आपको बेल दी जा सकती है. और एक और एक्सेप्शन है कि इन्हीं सिचुएशन में अगर आप एक स्पेशल रीज़न प्रोवाइड कर दो जस्टिफाई करने के तो फिर भी आपको बेल दी जा सकती है. इट इज़ एन एक्सेप्शन. जनरल रूल यही है कि बेल नहीं दी जाएगी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो. एडिशनल नोट यहाँ पे गिवन है कि सिर्फ पुलिस के द्वारा ये बोल दिया जाना कि विटनेस की मतलब बेसिकली अक्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है बाय द विटनेस, या फिर उसको अक्यूज़ को पुलिस कस्टडी में ज़्यादा टाइम के लिए रखना है बियॉन्ड द 15 डेज एज प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर, ये एक मात्र रीज़न नहीं हो सकता बेल को रिफ्यूज़ करने का. अगर वैलिड रीजंस बन रहे हैं कोर्ट के डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कि इंसान को, एक अक्यूज़ड को बेसिकली बेल दी जानी चाहिए इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर ऑफेंस अक्यूज ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या फिर 7 से ज़्यादा साल के इम्प्रिजनमेंट के थ्रू पनिशेबल है तो कोर्ट को उसकी बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्रेजेंस में ही उसको बेल ग्रांट की जाएगी, मतलब उनके सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के. एंड देन सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर मतलब बेसिकली 480 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर गिल्ट डाउटफुल लगता है और अगर मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को ऐसा लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है या फिर एक ऐसा रीज़न टू बिलीव है कि इतने ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं तो फिर वहाँ पे बेल ग्रांट करी जा सकती है. 3 3 बेसिकली बात कर रहा है ऐसी कंडीशंस की कि अगर आपको बेल दी जाती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस तो आपके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस लागू होगी. अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है, मतलब आपके ऊपर एक्यूजेशंस ऐसे अपराध करने के हैं जिसकी पनिशमेंट या तो 7 साल से ज़्यादा की है या फिर कोई ऐसा अपराध है जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 17 ऑफ द BNS के अकॉर्डिंग है, मतलब या तो बॉडी के अगेंस्ट क्राइम है, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम है, तो फिर आपके ऊपर ये सारी कंडीशंस लागू होंगी. आपने जो मतलब बेल के अंदर कि आप कोर्ट को रेगुलरली अटेंड करोगे, आप इंडिया छोड़ के नहीं जाओगे, आप एब्सकॉन्ड नहीं करोगे, आप सिमिलर ऑफेंसेस नहीं करोगे, किसी को, विटनेस को, विक्टिम को थ्रेटन नहीं करोगे, इंड्यूस नहीं करोगे, टैम्परिंग विद एविडेंस नहीं करोगे, कोई भी और नेसेसरी कंडीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. 480 क्लॉज 4 बोलता है कि आप अगर बेल दे रहे हो या फिर बेल नहीं दे रहे हो अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, यहाँ पर आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आप बेल क्यों दे रहे हो या फिर बेल क्यों नहीं दे रहे हो. इसके अलावा 480 सबसेक्शन 5 कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात करता है. कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर लेटर उसको ऐसा लगता है कि आपकी बेल कैंसिल करना नेसेसरी है और आपका अरेस्ट नेसेसरी है तो बेल देने के बाद भी आपको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है. यही चीज़ सेक्शन नंबर 478 में भी थी कि अगर आपको, नहीं, सेक्शन नंबर 478 में नहीं थी, 480 में है एंड देन 483 में है. ओके.
इसके अलावा BNSS ये भी एक प्रावधान बताती है कि अगर मैजिस्ट्रेट लेवल का आपका ट्रायल है अंडर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है विद इन 60 डेज विदाउट एनी एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सप्लिसिट रीजंस कोई रिकॉर्ड नहीं हुए हैं कि ट्रायल इतना डिले क्यों हो रहा है, बट बेसिकली 60 डेज से डिले हो जाता है और आप उस पूरे 60 डेज़ के टाइम पीरियड में कस्टडी में ही हो, तो 60 डेज़ के बाद आपको बेल आपका अधिकार बन जाता है इवन अंडर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और सबसेक्शन 7 बोलता है कि आपको जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के पहले भी पर्सनल बॉन्ड के थ्रू बेल दी जा सकती है अगर पूरा आपका ट्रायल हो चुका है, बस जजमेंट बची है देनी एंड मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस कि आपके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो एज सच प्रूफ नहीं हुए हैं एंड यू शुड बी ग्रांटेड द बेल। इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एंड सेक्शन नंबर 483 स्पेशल पावर्स की बात करता है रिगार्डिंग बेल। बेसिकली अगर आपको मैजिस्ट्रेट डिनाई कर देते हैं, कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट डिनाई कर देते हैं बेल के लिए, तो फिर आप सेक्शन नंबर 483 के अंडर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट्स ऑफ सेशन के पास जा सकते हो कि वो आपको बेल दें। वो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो वो इम्पोज कर सकते हैं कंडीशंस को इन रेजोनेंस विद सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 एज नेसेसरी जो हमने पढ़ा था, एंड वो या तो कंडीशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड हटा भी सकते हैं कुछ कंडीशंस को बेल देते टाइम। इसका प्रोवाइजो नंबर 1 कहता है कि अगर एक ऑफेंस ऐसा आपने किया है या तो वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट्स ऑफ सेशन है या फिर वो पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट को आपकी बेल एप्लीकेशन सुनते टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस भी देना पड़ेगा कि हम ये बेल एप्लीकेशन सुन रहे हैं। एंड अगर आपका अपराध ऐसा है कि आपने कोई रेप कमिट किया है या फिर गैंग रेप के खिलाफ आप मतलब अक्यूज्ड हो इन दो अपराधों के उसमें, मतलब सेक्शन 65 का आपके ऊपर आरोप है, सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 BNS का आपके ऊपर आरोप है, तो फिर हाई कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ सेशन को 15 दिनों के अंदर अंदर बेल एप्लीकेशन मिलने के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये बेसिकली बेल हियरिंग को सुनने वाले हैं। This was section number 483। और इसी का सब क्लॉज 2 भी कहता है कि अगर आपने बेसिकली ऐसा कोई अक्यूज्ड हो, मतलब बेसिकली अगर आपके खिलाफ आरोप है रेप का या फिर गैंग रेप का अंडर सेक्शन नंबर 65 एंड 70 क्लॉज 2 ऑफ द BNS, देन बेल हियरिंग के दौरान जो विक्टिम है या फिर इन्फॉर्मेंट है उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बेल नहीं ग्रांट की जाएगी, वो बेल हियरिंग नहीं होगी। एंड अगेन इसका सब क्लॉज 3 ये बोलता है, 483 का सब क्लॉज 3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट आई नो दैट कि अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि आपकी बेल बाद में खारिज कर देनी चाहिए, तो उनके पास वो भी पावर है कि बेल देने के बाद वो वापस से आपको डिनाई भी कर सकते हैं कि आपको बेल नहीं दी जानी चाहिए। Yep, let me show you. Yep, here it is. A high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody. Yep. Subclause 3. इसके बाद ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है एंटिसिपेटरी बेल का। एंटिसिपेटरी बेल इज़ अ बेल, बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ बेल जहाँ पे एक प्री अरेस्ट बेल है, एक तरीके की नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, जहाँ पर आप एक एप्रीहेंशन है आपको कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आप पहले से बेल ले लेते हो विद कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बेसिकली, एंड आपको एक बॉन्ड वगैरह उसमें कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं कि मतलब मेरिट्स के ऊपर, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर, एविडेंस टैम्परिंग रिस्क के ऊपर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपको एंटिसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल बेसिकली दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरिम बेल एक टेम्परेरी बेल है जो कि अरेस्ट होने के बाद दी जाती है, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल है जो अरेस्ट होने से पहले दी जाती है। और बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल तब तक वैलिड रहती है जब तक वो एक्सक्लूसिवली कैंसिल नहीं की जाए, एक्सप्लिसिटली कैंसिल नहीं की जाए। और इंटरिम बेल एक मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपको इंटरिम बेल दे दी गई नेक्स्ट हियरिंग तक, ऐसे मतलब स्पेसिफाई किया जाता है कि इंटरिम बेल कब तक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट विच आई हैव स्टडीड इज़ ऑफ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इज़ बेसिकली टेम्परेरी बेल विच अ पर्सन गेट्स
बेसिकली टू ट्रैवल टू दैट प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है ए, उसने एक अपराध किया है फॉर एग्जांपल बैंगलोर में, लेकिन वो अभी रह रहा है दिल्ली में, उसके खिलाफ उसे एप्रीहेंशन है कि बैंगलोर में एफआईआर फॉर एग्जांपल फाइल हो जाएगी. उसने अपराध किया है नहीं किया ये नहीं पता, बट ऐसे एप्रीहेंशन है कि बैंगलोर में उसके खिलाफ एफआईआर फाइल हो सकती है. तो वो दिल्ली के कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल लेगा. वो कोर्ट्स ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट से ही ले सकता है एंटिसिपेटरी बेल. वो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल लेगा टू दैट, सो दैट उसको उस जर्नी के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाए. एंड देन स्पेसिफिकली वो बैंगलोर में जाके अपनी एंटिसिपेटरी बेल या फिर अपनी रेगुलर बेल सीक कर सकता है एज पर द कंडीशंस. बट ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इज़ अ कॉन्सेप्ट, एक टेम्प्रेरी बेल होती है सो दैट उसको ट्रैवलिंग के दौरान, जर्नी के दौरान अरेस्ट ना कर सके कोई भी पुलिस. इसके ऊपर एक फेमस केस है, दैट इज स्टेट ऑफ असम वर्सेस ब्रोजन गोगोई का केस है, एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर. बेसिकली यहाँ पर ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ नहीं हुआ था इस केस में, 1998 का केस है, बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की तरह ये इवॉल्व हुआ था कि हाँ, जर्नी के दौरान आपको एक बेल का राइट दिया जा सकता है, पुलिस को ये डायरेक्शंस दी जा सकती हैं कि आप जर्नी के दौरान अरेस्ट नहीं करोगे अक्यूज्ड को. इसके अलावा यहाँ पे एक और केस विच आई हैव स्टडीड रिगार्डिंग एंटिसिपेटरी बेल इज़ दैट पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट. यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस बेसिकली हुआ था. अक्यूज्ड बेसिकली जो हैं पी चिदम्बरम फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनके खिलाफ एक्यूजेशंस थी कि उन्होंने INX मीडिया को ये बेसिकली परमिशंस दी हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सके बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट. इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला था, इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उन्हें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करी. सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली हमेशा बोला है अंडर एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजंस दैट इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी एंड इट शुड नॉट बी ग्रांटेड रूटीनली. ये ऐसा नहीं है कभी भी, एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में तो बिल्कुल भी ये इसके खिलाफ केयरफुल स्क्रूटिनी होनी चाहिए एंड ये तभी दी जानी चाहिए जब जेन्युइनली रिक्वायर्ड हो, या फिर मतलब नहीं दी जानी चाहिए ये बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामलों में. बट ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये दी गई हैं. फॉर एग्जांपल अर्नब गोस्वामी का केस 2020 का, अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें बेसिकली एक अबेटमेंट टू सुसाइड का ये मामला था एंड अर्नब गोस्वामी ने सीक करी बेल टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने ये बेल डिनाई कर दी थी. उन्होंने कहा कि आप रेगुलर बेल सीक कर लेना. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे पहले DY चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने बोला था कि इंटरिम बेल यहाँ पर ग्रांट की जानी चाहिए. उन्होंने इंटरिम बेल फाइनली ग्रांट करी थी अर्नब गोस्वामी को इन 2020 एंड बोला था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. हमारे हाई कोर्ट्स ये डिनाई नहीं कर सकते किसी को एंटिसिपेटरी बेल देने से इस ग्राउंड पे कि आपके पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल है एज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर बेल. एंड किसी को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये एक्विजिशंस थी कि इकोनॉमिक टर्म्स में ना उन्होंने किसी को मतलब इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया जिसकी वजह से उस इंसान ने सुसाइड कर लिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो इकोनॉमिक मेजर्स की, ये पेमेंट रोक लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड ग्राउंड्स नहीं है फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड एंड अल्टीमेटली इंटरिम बेल ग्रांट करी गई थी इस केस में. सो दिस वॉज ऑल आई हैव स्टडीड टिल नाउ. मैंने बहुत ही ज़्यादा क्विक समरी दी है. सो या अभी हम इसके आगे का पढ़ते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. ये लाइन मैं पता नहीं 4 से 5 बार बोल चुकी हूँ इस व्लॉग में, अब दोबारा नहीं बोलेंगे. ओके, अब बस स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट तो कर चुके हैं ना.
टॉप, क्योंकि मेरे को थोड़ा मन कर रहा था. सो या अभी बाहर बारिश हुई है, लाइक आंधी वगैरह आई है. बारिश का पता नहीं, बट लाइक मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश शायद आने वाली है. सो या अभी मेरे को पढ़ने बैठना है दोबारा से, क्योंकि फिर लाइक आई जस्ट हैव अराउंड 1 आवर पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरे को फिर जिम के लिए रेडी होना है. सो या विदाउट एनी फर्दर आई डू, लेट्स बिगिन. एंड जस्ट लुक एट हिम हाउ ही इज स्लीपिंग. दरवाजे के बीच में सोए. भाई या तो तू अंदर आ जा या तो तू बाहर चला जा, ताकि मैं गेट बंद कर लूँ. लेकिन नहीं, इसको दरवाजे के बीच में सोना है, लिटरली बीच में. ओ उसको पता चल गया. एबी गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय. लव यू, थैंक यू. सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ प्यारा बेबी, सो जाओ.